ठीक है। तो कल हमने अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास शुरू की थी और उसमें पढ़ा था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नए टाइम जोन की डिमांड हो रही है और वो एक कहीं ना कहीं उचित मांग है। इसके अलावा हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था भूकंपीय तरंगे, उसका छाया क्षेत्र, SPL&R वेव्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हम रिवीजन करते हैं इन सब के बारे में, है ना। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं, होता क्या है कि पृथ्वी जितना कि जैसे कि आवाज नहीं आ रही क्या अभी तक? हाँ? मैं फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ।
तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? भूकंपीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। पहला बॉडी वेव्स होती हैं, इन्हें शरीर तरंगे भी बोलते हैं। शरीर वेव्स या धरातलीय तरंगे। अब शारीरिक हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं एंड दूसरी जो पी वेव्स हैं वो प्राथमिक वेव्स होती हैं, वो द्वितीयक तरंगे होती हैं, सेकेंडरी तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे जो हैं वो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं और द्वितीयक तरंगे दूसरे स्थान पर पी के बाद पहुंचती हैं। सबसे प्रमुख जो विशेषता बताई थी मैंने वो ये है कि प्राथमिक तरंगे सिर्फ वो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से होकर गुजरती हैं, जबकि जो सॉलिड ये सेकेंडरी वेव्स है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर गुजरती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से गुजरेगी, है ना, पी वेव्स। और जो एस है सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर गुजरेगी, ध्यान दीजिएगा। पी एंड एस वेव्स। इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, जो पी वेव्स होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और जो एस वेव्स हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी वेव्स है ना वो जैसे केचुआ चलता है ना, आगे पीछे इस तरीके से चलती हैं, जबकि जो एस वेव्स होती हैं वो जैसे स्नेक चलता है, सांप चलता है ना, उस आकृति से चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, पी एंड एस वेव्स को अलग अलग करते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हमने वीडियो के माध्यम से भी विजुलाइज किया था कि कैसे उसकी डायरेक्शन होती है। इसके अलावा जो इनकी स्पीड है ना वो भी बहुत मैटर करती है। मैंने बताया ना कि प्राथमिक तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सेकेंड नंबर पर पहुंचती हैं। ये रही बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स जो मैंने बताया था वो दो तरह की होती हैं, एक एल मतलब लव वेव्स होती हैं और दूसरा रेले। रेले वेव्स, है ना, दो तरह की। तो अगर हम इन चारों ही वेव्स के बारे में बात करें तो जो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं वो कौन सी? सरफेस होती हैं, सरफेस वेव्स। वैसे तो वेव्स खतरनाक नहीं होती, मतलब विनाशकारी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि सरफेस पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बहुत सारे निर्माण हुए रहते हैं और वहां पर जन हानि होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति भी होती है, जो कि हमें भूकंप के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या इसके हानि और लाभ होते हैं। लाभ तो फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हानि जरूर है। यहाँ लाभ की अगर बात करें तो इनसे सिर्फ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है ना। यह है भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने पढ़ा था। अब भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र हमने ये बताया था कि इनर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, है ना, छाया क्षेत्र के बारे में बताया था। और ये अर्थ का स्ट्रक्चर हमने बताया था। हमने ये भी बताया था कि पी और एस वेव्स जो हैं वो कैसे चलती हैं, कहां पर काफी इनकी स्पीड ज्यादा होती है और कहां पे कम होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये जब पी वेव्स और एस वेव्स चलती हैं तो ये चूंकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से होकर गुजर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर गुजरता है। ये रहा अर्थ। और मान लीजिए हमने ये बताया था कि जब पी वेव्स और एस वेव्स, मान लीजिए यहां पर भूकंप आया या भूकंप आया, तो भूकंप आने के बाद पी और एस वेव्स स्टार्ट हुई चलना, और जब ये शुरू के 35 किलोमीटर से आगे बढ़ते हुए जब ये 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचती हैं तो इनकी गति, यहां तक जो है इनकी गति काफी तीव्र होती है। ये हमने कल डिस्कस किया था
इसके अलावा जब 100 किलोमीटर से अगले 250 किलोमीटर की गहराई पर पी और एस वेव्स चलती हैं तो इनकी स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है ना। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सेमी लिक्विड एरिया है ना, सेमी लिक्विड है, दुर्बल मंडल इसे बोला जाता है, एस्थेनोस्फेयर। इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं या दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। और जब ये 250 किलोमीटर का एरिया पार करती हैं तो इनकी गति जो है काफी तीव्र हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये 2900 किलोमीटर के एरिया पे पहुंचती हैं, गहराई पर पहुंचेंगी, तो यहां पर क्या पाया जाता है कि पी वेव्स तो चल रही हैं बट एस वेव्स जो है ना वो 2900 किलोमीटर के बाद गायब हो जाती हैं। इसका क्या पता चलता है? ये देखिए एस वेव्स यहां से गायब हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, या हो सकता है खत्म हो जाए, आगे नहीं ट्रेवल करती। लेकिन पी वेव्स जो है वो अर्थ के सेंटर तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ठोस अवस्था में है तभी यहाँ पे स्पीड दोनों की तीव्र है। जब दुर्बल मंडल में जाएंगे तो स्पीड धीमी हो जाएगी, पी और एस वेव्स दोनों की। मतलब ये सेमी लिक्विड स्थिति में है, अगर लिक्विड में होता तो एस इसमें, एस जो वेव्स है वो इसमें इंटर ही ना करता। जैसे यहां पर देखिए तो पी और एस वेव्स जो है वो इनकी स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है। जैसे ये 250 किलोमीटर के एरिया पार करती हैं वैसे ही इनकी गति में फिर से तीव्रता देखी जाती है, काफी तीव्र हो जाएंगी। और फिर जब 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो पी वेव्स ही ट्रेवल करती हैं, एस वेव्स यहां से गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रहा सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड हो गया। यहां पर प्लस क्यों है? मतलब जो स्पीड है वो तीव्र क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ठोस है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही 2900 किलोमीटर के बाद पी एस वेव्स जो है गायब हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद यहाँ पर लिक्विड है, मतलब द्रव है, तरल है, तरल अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर द्रव पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाएगा, द्रव होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही 5100 है ना, 5150 किलोमीटर की गहराई के बाद फिर से पी वेव्स की गति काफी तीव्र हो जाती है। तो ये है पी और एस वेव्स का चलना। पी और एस वेव्स की इन्हीं विशेषताओं के बाद हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, कितनी गहराई पर कौन सा चट्टाने या फिर जो भी गैस हैं, लिक्विड हैं, जो भी पदार्थ हैं वो किस अवस्था में पाए जा रहे हैं। तो ये रहा। जब हम छाया क्षेत्र की बात करते हैं तो छाया क्षेत्र जो है, मान लीजिए यहाँ का ये हमने इतना एरिया निकाला था, ठीक है। अब हम इसको फिर से यहां से जोड़ते हैं। मान लीजिए यहां पर भूकंप आया और हम ये देख रहे हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद एस वेव्स जो है ना वो आगे यहाँ पे सेंटर तक ट्रेवल नहीं कर रही हैं, लेकिन जो पी वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, ट्रेवल कर रही हैं। होता क्या है कि जहां पे एस वेव्स, मान लीजिए यहां पर भूकंप आएगा तो इसके 2900 किलोमीटर के बाद से ये कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर एस वेव्स नहीं जाएंगी, और इसी को एस का छाया क्षेत्र कहा जाता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। और फिर ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, ये कितने डिग्री से होगा? मान लीजिए इसको 0 डिग्री माना, तो यहां पर ये कौन सा एंगल होगा जहां से एस तरंगों का छाया क्षेत्र शुरू होगा? तो वो 103 डिग्री होगा दोनों तरफ, ठीक है, 103 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम यहां पर पी तरंगों का छाया क्षेत्र की बात करें, पी तरंगों का छाया क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए यहां भूकंप आया और पी वेव्स यहां से ट्रेवल कर रही हैं। जब ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो
ये थोड़ा सा यहाँ पे तरल अवस्था में है चट्टाने। जब तरल है तो तरल होने के कारण इसमें कुछ अपवर्तन परिवर्तन होगा, है ना, अपवर्तन होगा, और फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा मूव करेंगे और फिर ऐसे मुड़ जाएंगी, है ना। यहाँ पे जो सीधी वेव्स चल रही थी वो सीधी ना होकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। तो देखेंगे कि ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो छूट जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ पर, यहाँ तो मान लीजिए हर पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे पी वेव्स नहीं पहुंचेंगी। इसी को पी का छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये ठीक है, ये देखिए, ये दो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर पी वेव्स नहीं पहुंचेंगी, इन्हीं को पी वेव्स का छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये 103 डिग्री से 143 डिग्री तक होता है। कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया है पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, उससे क्या समझते हैं, कितने डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप जान जाएंगे, ठीक है। उसका प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, उत्तर खोज लेंगे। तो ये रही पी और एस वेव्स का छाया क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे कि प्राथमिक तरंगें होती हैं, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा हम लोगों ने, ये तो हमने पढ़ लिया था फिलहाल ऊपर ही, हमने अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। अर्थ का इनर स्ट्रक्चर क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी हमने ये अर्थ लिया था और इसमें से यहाँ के सेंटर से ऐसे ही कुछ पार्ट निकाला था, ठीक है, ये ऐसे निकाला था। तो हमने ये देखा था कि अर्थ के अंदर 3 लेयर हैं, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम 3 लेयर्स देखते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलेंगे, इसको मेंटल बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे, और इसको कोर या फिर प्रोड, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हिंदी में इसको भू या परपटी, इसको प्रवार बोलते हैं, और इसको कोर ही बोलेंगे, कोर या क्रोड बोलते हैं। अब बात आती है इनकी गहराई। तो जो क्रस्ट है उसकी गहराई जी कितना, 30 से 35 किलोमीटर होती है। जब हम अर्थ के सरफेस से गहराई की ओर बढ़ेंगे तो 30 से 35 किलोमीटर की गहराई की तक जो है, जो परत है उसे क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। जब हम 30-35 किलोमीटर के आगे की ओर बढ़ेंगे, गहराई बढ़ेगी, तो उस लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद फिर से मेंटल समाप्त हो जाएगा, है ना, एक परत और समाप्त हो जाएगी। और 2900 किलोमीटर से जो अर्थ का रेडियस फाइनल है वो है
0.7361 किलोमीटर। तो यहां पर गहराई अगर हम तीनों की लिखेंगे तो भूपर्पटी की गहराई 30 से 35 किलोमीटर है, प्रवार जो है उसकी गहराई 30-35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है, और जो कोर है उसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। ये तीन रही लेयर्स। ठीक है, अब ये सबसे ठोस होता है ना, यहां पे चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं। इसके अलावा हम अगर मेंटल की बात करें तो यही क्षेत्र अभी हमने क्या बताया था, स्टेनोस्फेयर, है ना, डिस्कस किया था इस पे। और इसके अलावा यहां पर क्या सबसे ज्यादा पाया जाएगा, सियाल एंड सीमा, सियाल एंड सीमा। ठीक है, और इसमें निफे, निफे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहा, हमने प्रॉपर कल समझा था, अभी हम फिर से पढ़ने लगेंगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, तो उसके आगे का उसमें पढ़ते हैं। हमने 3 लेयर्स के बारे में अभी अभी डिस्कस किया, है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, या क्रोड। या क्रोड। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड या कोर। अब बात आती है डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी की असंबद्धता। असंबद्धता, ये क्या होता है, इससे इन लेयर्स का क्या मतलब होता है? होता क्या है कि जब भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो जब पृथ्वी की गहराई मतलब गहराई की ओर बढ़ती हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है, उनकी गति में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो उनकी गति में जो परिवर्तन होता है, वो जहां से परिवर्तन होता है ना, वह वहां से कुछ हम ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी जो है वो पृथ्वी जो भूकंपीय तरंगे हैं जब वो ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं तो उनके गति में जो परिवर्तन होता है ना, वो किसी एक निश्चित जगह पर परिवर्तन होता है। तो उस जो परिवर्तन की जगह है उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, भूकंपीय असंबद्धता। और यहाँ से प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बना है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, और वो थोड़ा सा क्या होता है ना, अलग तरह सा है ना, नॉर्मली नहीं होता, वो फैक्ट है, याद करना पड़ता है, इसलिए यूपीएससी पूछता है। वो पूछ लेगा कि किन लेयर्स के बीच में कौन सी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है ना। तो शुरुआत के कुछ अक्षर हैं जैसे कि के, एम, आर, जी, एल, ये 4 आपको वर्ड्स याद रखने हैं, इससे आपको जो भी असंबद्धताओं के नाम हैं वो याद रहेंगे, है ना, याद रहेंगे। यहाँ पे क्या मतलब होता है के का, मैंने अपने लिए याद किया था, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोनार्ड, है ना, के का मतलब क्या होता है, कोनार्ड। कोनार्ड, ये एक असंबद्धता का नाम है, हम आगे असंबद्धता लिख देते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद एम, एम क्या है, मोहो, मोहो,
आर क्या है? रेपिटो, ठीक है, या फिर इसे रेपिटी भी कहते हैं, रेपिटी भी कहेंगे। वैसे इसका सही नाम यही है, रेपिटी ही रहेगा, ठीक रहेगा। रेपिटी, ठीक है। फिर है जी से गुटेनबर्ग, विनास्ट, गुटेनबर्ग विसार्ड, और जो आखिरी है वो है एल है लेहमैन असंबद्धता। तो ये 5 असंबद्धताएं हैं जो इन्हीं लेयर्स के बीच में पाई जाती हैं, है ना, इन्हीं लेयर्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं। के से कोनार्ड असंबद्धता, एम से मोहो, आर से रेपिटी, जी से गुटेनबर्ग विसार्ड, एल से लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, ये 5 असंबद्धताएं पाई जाती हैं। आइए देख लेते हैं कहां कहां पर हैं, किसके किसके बीच में। यूपीएससी ने गुटेनबर्ग को पूछ रखा है ना। गुटेनबर्ग को पूछ रखा है। देखिए, जो गुटेनबर्ग है ना, ये क्रस्ट रहा, फर्स्ट जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला ये अपर क्रस्ट होता है एंड लोअर क्रस्ट। अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। किसके किसके बीच में? ऊपरी एवं निचली या आंतरिक भूपर्पटी के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, निचली भूपर्पटी के बीच में। फिर मोहो असंबद्धता जो है वो यहां पर होगा। मोहो, मोहो किसके बीच में? निचली भूपर्पटी एवं ऊपरी प्रवार, ऊपरी प्रवार के बीच में पाई जाएगी। फिर यहां पर ये क्या है? ऊपरी मेंटल है ये, और ये लोअर मेंटल है। ठीक है, ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार। ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार के बीच में जो है वो रेपिटी पाई जाएगी। रेपिटी पाई जाएगी। रेपिटी कहां? ऊपरी एवं निचली प्रवार के बीच में पाई जाएगी। फिर गुटेनबर्ग एंड विसार्ड, गुटेनबर्ग विसार्ड, ये देखिए, ये क्या है? यहां पे लोअर मेंटल खत्म हो रही है और यहां से अपर कोर, अपर कोर या क्रोड स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बीच में पाई जाएगी गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग विसार्ड। कहां पर ये? तो ऊपरी प्रवार एवं, सॉरी ऊपरी नहीं होगा, यहां पर निचली प्रवार होगा। निचली प्रवार एवं
ऊपरी कोर के बीच में पाई जाएगी। और जो आखिरी है लेहमैन ये कहां पर, ये अपर क्रस्ट कोर है और ये लोअर कोर है। तो ऊपरी कोर एवं निचली कोर के बीच पाई जाएगी। ये 5 हैं। पांच हैं। तो ये 5 तरह की असंबद्धताएं पाई जाती हैं और इनसे प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न बने हैं। क्लियर? क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हमने कल पढ़ा था, हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी के लिए पढ़े हैं, को पढ़ा है। ये यहां तक क्लियर? और कुछ? ठीक है, अब लिख लीजिएगा अपना, ऐसा एक फिगर बनाइएगा, जब मैं भी लिखवाऊंगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। या फिर पहले हम लोग कल का और आज का मिला के पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको। हेडिंग डालिएगा भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर आधारित हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर आधारित हैं। प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन एवं ज्वालामुखी प्रमुख हैं, ज्वालामुखी प्रमुख हैं। परंतु प्रत्यक्ष स्रोत काफी सीमित मात्रा में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। जानकारी देते हैं। चूंकि अभी तक सबसे गहरा खनन मात्र 4 किलोमीटर का है, मात्र 4 किलोमीटर का है। मात्र 4 किलोमीटर का है। जबकि ज्वालामुखीय क्रिया मात्र
पृथ्वी की 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की गहराई से निकले लावा पर आधारित है। लावा पर आधारित है। होता क्या है कि ज्वालामुखीय क्रिया मात्र 100 से 250 किलोमीटर मतलब दुर्बल मंडल में होता है, और हम तो जानते हैं ना कि पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, तो बाकी के बारे में तो अभी हम जानते ही नहीं। तो मतलब ज्वालामुखी पर आधारित जो हमारा अध्ययन है वो काफी सीमित है। हम उससे ज्यादा की गहराई के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता ज्वालामुखी से। खनन तो हम सिर्फ 4 किलोमीटर का कर पाते हैं, तो ये दोनों तो अधूरे हैं। अब आइए हम आगे बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर। अप्रत्यक्ष स्रोत मुख्यतः भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे हैं, और ये अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें सबसे सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। भूकंपीय तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली शरीर तरंगे और दूसरी धरातलीय तरंगे। पहला लिखिएगा शरीर तरंगे। शरीर तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में संचलन करती हैं। ये प्रमुखतः दो प्रकार की होती हैं, या फिर लिखिए ऐसे, ये दो प्रकार की होती हैं। पी तरंगे एवं एस तरंगे। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं जो भूकंप के नाभिक से उत्पन्न होकर सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं। अतः यह सबसे तीव्र तरंगे होती हैं। इनकी सामान्य गति 6.8 से 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं।
तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव में कणों की कंपन तरंग, सॉरी, कण की कंपन तरंग की गति थोड़ा सा फिर से लिखिएगा यहां पर, क्योंकि इसके प्रभाव में कणों के कंपन की गति तरंगों की दिशा के समानांतर होती हैं। फिर से बोलता हूं, ये क्योंकि इसके प्रभाव में कणों के कंपन की गति तरंगों की गति की दिशा के समानांतर होती हैं, है ना। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जैसे केचुआ चलता है, केचुए की चाल, है ना, सिंपल है। संपीडन तरंग भी बोलते हैं इसको, संपीडन तरंग, है ना, ऐसे दबाते हुए चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक। इस तरंग की मुख्य विशेषता यह है कि यह पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस से संचरण कर सकती हैं, अगली हेडिंग डालिएगा एस तरंगे। ये द्वितीयक तरंगे होती हैं, द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे होती हैं। क्योंकि ये पी तरंगों के बाद पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं। ये तो पता ही होगा कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो भूकंप के नाभिक से उत्पन्न होती हैं, जहां पर भूकंप शुरू होगा। चलिए अभी पी और एस वेव्स के बाद एक उदाहरण लिख लीजिएगा, है ना। तो कहां थे हम, लास्ट लाइन क्या थी, धरातल पर पहुंचती हैं। इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, ये मत लिखिएगा। कम होती है। इनकी गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये केवल ठोस माध्यमों से ही संचरण कर सकती हैं, ठोस माध्यमों से ही संचरण कर सकती हैं, जबकि द्रव और गैस से ये संचरण करने में अक्षम होती हैं। है ना, ये केवल ठोस से ही संचरण कर सकती हैं, जबकि द्रव और गैस से नहीं। अगली हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे नोट डालिए, नोट लिखिए, नोट। भूकंपीय तरंगे भूकंप के नाभिक से उत्पन्न होती हैं, भूकंप के नाभिक से
भूकंप के नाभिक से। जहां भूकंप आएगा नाभिक से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप जब किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाता है तो हम कुछ लहरें देखते हैं, लहरें अथवा तरंगे देखते हैं। इसी प्रकार लिखिएगा नहीं इसको आगे। इसी तरह जैसे तालाब में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो जहां पत्थर फेंकते हैं वहां से वो लहरें उत्पन्न होती हैं, ना कि तालाब के बीचों बीच से। ठीक है, तो जैसे ही जहां पर भूकंप आएगा ना वहीं से ही ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, ना कि बीचों बीच से। और ये तरंगे किनारों पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। वैसे ही ये तरंगे जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो ये तरंगे खत्म हो जाती हैं, यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। क्लियर? तो ये रहा पी और एस वेव्स। अब अगला लिखिएगा धरातलीय तरंगे। यह दीर्घ तरंग है जो पृथ्वी के धरातल से होकर संचरण करती है। ज्ञातव्य है कि ये तरंगे शरीर तरंगों के पश्चात ही संचरण करती हैं। ये इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। ये तरंगे केवल ठोस धरातलीय भागों से ही संचरण कर सकती हैं। ठोस धरातलीय भागों से ही संचरण कर सकती हैं। आप लोग जब भी कभी ज्योग्राफी का नोट्स बनाइए ना, तो वैसे भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेन पेपर का यूज करिए। A4 साइज पेपर जो आता है ना उसका यूज करिए। लाइन वाली कॉपी का यूज मत करिए। ठीक, लाइन वाली कॉपी यूज कर, मतलब कि मेंस की जो कॉपी मिलती है वो लाइन वाली नहीं होती है, वो प्लेन होती है। तो हाँ, प्लेन होती है। तो जैसे आप लिख रहे हैं तो ऐसे ही कॉपी में लिखना है, क्योंकि लाइन आपकी सीधी रहे, राइटिंग सीधी रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी। नहीं तो वहां पहली बार जब आपको मेंस में ऐसी सादी मतलब बिना लाइंस की कॉपी मिलेगी ना, तो फिर कभी इधर जाएगी लाइन तो कभी ऊपर, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों टच कर लेंगे आप, है ना। तो हमेशा प्लेन कॉपी का आप प्रैक्टिस करिए। नोट्स 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, है ना। एक तो स्पाइरल कॉपी आती है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप A4 साइज पेपर पूरा पैकेट लीजिए और उसके साथ में फाइल्स भी लीजिए। और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है ना, उसका एक नोट्स बनाइए। उसको जैसे ही जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो ना, उसको स्टेपल करके उस फाइल में लगाइए, है ना। पेजेस को संभाल के रखना पड़ेगा और वो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन वो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि स्पाइरल कॉपी में ना जब आप कोई पेज ऐड करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा, स्पाइरल पूरा खोलना पड़ेगा। बल्कि अगर जब भी कभी आपको उस फाइल वाली कॉपी जो बनाया है, नोट्स बनाया है,
उसमें से आप आराम से उस टेबल को निकालेंगे, पिन को निकालेंगे और नया पेज ऐड करके फिर से स्टेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान हो जाता है और अधिकांशतः उसी में नोट्स बनाया जाता है ना। और जब कॉपी पूरी हो जाती है, जिसमें जब पेज ऐड नहीं करना होता है, तो फिर हम उसे स्पाइरल करा सकते हैं। इस तरह से लिखिए, तो किनारे का पेज थोड़ा सा छोड़ते हुए भी चलिएगा, नोट्स ऐसे ही बनाइएगा। अगर इसके अलावा लाइन वाली कॉपी का यूज कर रहे हैं तो अब बचपन गया, है ना। और वैसे भी डीएम की कुर्सी है ना, तो बचपना तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एक डिसीजन पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, है ना, पता है आपको। इसके अलावा जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे पहुंचेंगे तो पूरा देश संभाल रहे होंगे, है ना। ये आप तो जानते ही होंगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो फेस होते हैं, लेकिन जो रियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं। वो चाहे राजकीय स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो और या राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इसलिए अपने आप को उतना सक्षम बनाइए, उतना प्रेशर सहने की आदत डालिए खुद पे। हम लोगों ने नोट्स बनाने से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी भी डिस्कस कर लिए। तो ये रही पी और एस वेव्स। इसके अलावा आप डालिएगा पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र, पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र यह पृथ्वी के धरातल का वह क्षेत्र है, यह पृथ्वी के धरातल का वह क्षेत्र है जहां पी और एस तरंगे नहीं पहुंच पाती, जहां पी और एस तरंगे नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाती। एस तरंग का छाया क्षेत्र, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों की अपेक्षा अधिक होता है। एस तरंगे, एस तरंगे या एस तरंग का छाया क्षेत्र, एस तरंग का छाया क्षेत्र भूकंप के अधिकेंद्र से, भूकंप के अधिकेंद्र से 103 डिग्री से 103 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित है। चूंकि एस तरंगे, चूंकि एस तरंगे क्योंकि एस तरंगे द्रव माध्यम से संचरण नहीं कर सकती, संचरण नहीं कर सकती, अतः एस क्षेत्र का छाया, एस क्षेत्र का, एस तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखेंगे अभी, है ना। पी तरंगों इसी प्रकार 103 डिग्री से 143 डिग्री तक पी तरंगों के संचरण में होने वाले अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण पी तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 143 डिग्री तक होता है। अतः यह
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है। भूकंप के माध्यम से या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा समरूप नहीं होती है। जब पी और एस तरंगे एक साथ पृथ्वी की गहराई में संचरण करना शुरू करती हैं तो ये लगभग 35 किलोमीटर की गहराई तक तीव्र गति से संचरण करती हैं। संचरण करती हैं। संचरण करती हैं और 35 किलोमीटर के पश्चात अगले नहीं 35 किलोमीटर के पश्चात पृथ्वी की 100 किलोमीटर की गहराई तक ये और तीव्र गति से संचरण करती हैं और संचरण करती हैं। 100 किलोमीटर के पश्चात इनकी गति धीमी हो जाती है। इनकी गति धीमी हो जाती है और 250 किलोमीटर की गति तक ये धीमी गति से ही संचरण करती हैं। 250 किलोमीटर तक की गहराई पर तक 250 किलोमीटर की गहराई तक ये धीमी गति से ही संचरण करती हैं। पृथ्वी के इस क्षेत्र को दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। इसे निम्न वेग का प्रदेश भी कहा जाता है। इसे निम्न वेग का प्रदेश भी कहा जाता है। लो वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है, मतलब निम्न वेग का प्रदेश का भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रदेश के पदार्थ अर्ध पिघली हुई अवस्था अथवा प्लास्टिक अवस्था में हैं। ₹250 किलोमीटर की गहराई के पश्चात 250 किलोमीटर की गहराई के पश्चात भूकंपीय तरंगों की गति में पुनः वृद्धि हो जाती है। और 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये तीव्र गति से संचरण करती हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं और केवल पी तरंगें ही संचरण करती हैं। इससे यह पता चलता है कि 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात पदार्थ द्रव अवस्था में स्थित है
क्योंकि एस तरंगे तरल अवस्था से संचरण नहीं कर सकती। यहां क्योंकि हटाकर और कर लीजिएगा, संचरण नहीं करती। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक पी तरंगे थोड़ा या धीमी गति से संचरण करती हैं। और 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक पी तरंगे पुनः तीव्र गति से संचरण करती हैं। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। जहां पे भी ठोस माध्यम होगा वहां तरंगे तीव्र गति से संचरण करेंगी, है ना। और जहां लिक्विड आएगा वहां पर अगर पी तरंग है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका अपवर्तन हो जाएगा। और एस तरंगे उससे क्या कहते हैं कि तरल अवस्था से संचरण नहीं कर सकती। आप लिखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेडिंग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया जाता है, मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला क्रस्ट, क्रस्ट दूसरा, या हिंदी में भी लिखिएगा भूपर्पटी। दूसरा मेंटल, प्रवार। और तीसरा कोर या क्रोड, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यह पहली हेडिंग डालिएगा भूपर्पटी या क्रस्ट। थोड़ा स्पीड में लिखते हैं और, है ना। जिसका छूट जाएगा वो वीडियो को पॉज करेगा, तो वैसे लिखता जाएगा आराम से बाद में, ठीक है। यह पृथ्वी की सबसे बाह्य परत है और अन्य 2 परतों के अलावा अन्य 2 परतों की अपेक्षा, अन्य 2 परतों की अपेक्षा यह काफी पतली है, काफी पतली, ठोस और कठोर है। क्रस्ट की मोटाई एक समान नहीं है, क्रस्ट की मोटाई एक समान नहीं है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक विस्तृत होती है। महाद्वीपों पर जहां पर्वत स्थित हैं वहां इसकी मोटाई सर्वाधिक हो जाती है, जबकि महासागरों में जहां भ्रंश स्थित हैं वहां इसकी गहराई सबसे कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली या फिर आंतरिक क्रस्ट। क्रस्ट की ऊपरी परत
ऊपरी परत में सियाल की अधिकता होने के कारण अधिक कठोर हैं। यहां सियाल से तात्पर्य सिलिका और एल्युमिनियम से है। इसका औसत घनत्व 2.7 है। और इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। अब लिखिएगा निचली क्रस्ट। यह क्रस्ट की निचली परत है जो अपेक्षाकृत भारी चट्टानों से निर्मित है। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे सीमा कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे सीमा कहा जाता है। इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है और इसका औसत घनत्व 3 है। यह पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 1% है। 1% है। मेंटल यह पृथ्वी की दूसरी परत है। इसकी औसत मोटाई 30 या 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। है। यह समस्त पृथ्वी के आयतन का 83% है। इसे भी दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी प्रवार, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल की गहराई या मोटाई 30 या 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। 700 किलोमीटर तक है। इसी परत में दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फेयर परत पाई जाती है। यहां का तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस है।
अतः यहाँ ताप और दाब की अधिकता के कारण पदार्थ अर्ध पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं और ज्वालामुखीय विस्फोट के लिए उत्तरदायी हैं। दुर्बल मंडल में ही संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। कोर, अच्छा निचली मेंटल लिखिएगा, निचली मेंटल, इसकी गहराई या मोटाई 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। नोट डाल के लिखिएगा, नोट। मेंटल का घनत्व, मेंटल का घनत्व 3.5 से 5.5 जी प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है। कोर, कोर यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर ऑब्लिक पृथ्वी के केंद्र तक है, पृथ्वी के केंद्र तक है, पृथ्वी के केंद्र तक है। इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर, बाहरी कोर में लिखिएगा इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। जबकि इसका घनत्व 10 है, 10 जी पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह संभवतः अर्ध तरल अवस्था में है, संभवतः अर्ध तरल अथवा तरल अवस्था में स्थित है, क्योंकि इस परत में एस तरंगे नहीं संचरण करती, एस तरंगे नहीं संचरण करती। नहीं संचरण करती। अब डालिएगा आंतरिक कोर, यह ठोस अवस्था में है, यह ठोस अवस्था में है। इसका विस्तार 5150 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है, पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका घनत्व लगभग 13 जी पर
अर्थात यह काफी ठोस है या काफी ठोस अवस्था में है। यह समस्त पृथ्वी के आयतन का 16% और कुल द्रव्यमान का 32% है। कोर मुख्य रूप से, जहां से हमने आयतन लिखा है ना, वो कोर के बारे में होगा। हमने उससे पहले जो लाइन लिखी है वो आंतरिक कोर के बारे में लिखा था, वहां से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पृथ्वी जो कोर है उसका जो आयतन है समस्त पृथ्वी का वो 16% है, जबकि द्रव्यमान 32% है। कोर में मुख्य रूप से लोहा और निकेल जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इस हिस्से को निफे कहा जाता है। निफे हिंदी में भी अगर लिखेंगे कहीं तो गलत नहीं होगा, निफे। निफे, निकेल एंड फेरस, मतलब लोहा और निकेल की अधिकता है। ये भारी धातुएं हैं। इसे बैरी स्फीयर कहा जाता है। बैरी स्फीयर स्फीयर कहा जाता है। अब लिखिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। अच्छा, ये चार्ट ऐसे ही एक चार्ट बना लीजिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर हो। अगर हो सके तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र। ऐसे तो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सिंबॉलिकली आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो या तो इसको बनाना सीख लीजिए, ठीक है, या फिर जो है अभी के लिए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप गूगल पे डाउनलोड करिएगा कोई इमेज जो इससे संबंधित हो और प्रिंट आउट करा के अपने नोट्स में लगा लीजिएगा। तो ये बना लीजिएगा जहां पे भी क्रस्ट, मेंटल, कोर लिखा होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी का ऐसे पहले फिगर तैयार करिए यहां तक, है ना। ये पार्ट ऐसे छोड़ दीजिएगा, इतना होगा। जो इधर का पार्ट है ना उसको बना लीजिए। ठीक है, अब पॉज करके आप बना लीजिएगा और इसको ऐसे लिख लीजिएगा। लिखिएगा, भूकंपीय असंबद्धता, भूकंपीय असंबद्धता का तात्पर्य उस स्थान से है जहां का तात्पर्य उस स्थान से है जहां से भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन होता है। असंबद्धता से ही पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की भौतिक एवं रासायनिक संरचना को समझने में काफी मदद मिलती है। कुछ भूकंपीय असंबद्धताएं निम्नलिखित हैं। कोनार्ड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में स्थित है ना। कोनार्ड असंबद्धता लिखिएगा, और उसके बाद ये तो अगर आप इमेज बनाए होंगे तो उसमें लिखा ही होगा। फिर भी मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है। रैपिटी असंबद्धता
ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग विसार्ट जो है वो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में स्थित है, और लेहमैन जो है वो आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में स्थित है। तो ये असमर्थता रही, डिसकंटिन्यूटी रही। ठीक है, अब यहां से हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, रॉक्स, है ना। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें। चट्टानें, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, यहां चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में अभी हमने डिस्कस किया कि जो भूपर्पटी है ना, ऊपर का जो क्रस्ट है वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था में होने के कारण भारी या चट्टानें पाई जाती हैं। हाँ, ठोस अवस्था में होने के कारण यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, और जो क्रस्ट है उसका लगभग 98 जो परसेंट है वो 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है ना। 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, है ना। मैंने यहाँ पे क्रस्ट की बात की है, मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। हम तत्वों की बात करें अगर क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सिलिका है ना। हाँ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, कितना हो गया? दो, दो चार, कैल्शियम, पोटेशियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम, है ना। यहां पे लिख देते हैं ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, फेरस मतलब लोहा, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे इसको, है ना। 8 प्रमुख तत्व हैं जो क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें से भी अगर ऊपर के 2 को ले लें, है ना, यहाँ पे अगर 2 को ले लेंगे तो ये कुल पृथ्वी के मतलब क्रस्ट का 75 हिस्सा हो जाता है, और ये चूंकि कितना है 47% है, और सिलिका जो है वो 28% है, 28% है। ठीक है, जो चट्टानें होती हैं वो कैसे बनती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जो चट्टानें हैं वो खनिजों का समुच्चय होती हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक चट्टान, जो 2 या 2 से अधिक खनिज होते हैं उनसे मिलकर चट्टानें बनती हैं। जो खनिज है ना वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनकी जो मुख्य विशेषता है वो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये जैविक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, है ना। एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, इनकी समरूप आणविक संरचना भी होती है। तो ये कुछ प्रमुख फीचर्स हैं खनिज के। यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खनिज है, कौन सा अवास्तविक खनिज है ना। तो बर्फ के बारे में पूछा गया था, तो बर्फ जो है ना वो एक वास्तविक खनिज है, जबकि जो पेट्रोलियम है या कोयला है वो एक वास्तविक खनिज नहीं है ना।
हम बोल देते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो एक मिनरल है, तो मिनरल नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, वो तो चेंज होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, दाब एवं ताप से चेंज होता है जीवाश्म में, जीवाश्म से पेट्रोलियम बनता है। तो इसके बारे में ये खनिज है। अब आइए इन चट्टानों के बारे में जानते हैं। तो चट्टाने जो हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा ऊपर निकलता है, मतलब धरातल पर निकलता है, या धरातल के नीचे जो लावा ठंडा होता है, मैग्मा होता है, उनके ठंडा होने के बाद जो पदार्थ होता है वो जम जाता है, ठंडा हो जाता है, और उसके बाद चट्टानों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, क्रस्ट है, वो ज्वालामुखी क्रिया से मुक्त है ना, ये ऐसा कह सकते हैं। जहां पर चट्टाने हैं वहां पर ठोस अवस्था में होगा, चट्टाने क्रस्ट होगा। तो जो चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा संपन्न होती हैं और उसी से बनती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने होती हैं, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होती हैं, है ना। तो जो इग्नियस रॉक्स है वो प्राथमिक चट्टान होती है, ये सबसे पहली चट्टान। के बाद जो लावा होता है वो ठंडा होगा तो आग्नेय चट्टान उससे बनेगा, और ये बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, इसके अपने फीचर्स हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो परतदार या अवसादी चट्टानें होती हैं वो निक्षेपण से होती हैं मुख्यतः। मान लीजिए एक नदी है, ऊपर से पहाड़ से बह रही है नीचे की ओर, तो अगर किसी पहाड़ से बह रही है तो वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये कहां से लेकर आएगा, पहाड़ों को तोड़ करके, है ना, छोटे छोटे घिसता है। जो घिसना सुने होंगे ना आप, जब वो घिसता है तो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थरों में, कंकड़ों में टूट जाता है, और वो टूट करके नदी के मैदानी इलाकों में वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे गाद बोलते हैं, है ना। वो सब क्या है, वो निक्षेपण है, एक निक्षेपण की प्रक्रिया है, हम आगे पढ़ेंगे इसको, निक्षेपण की प्रक्रिया को, या अपक्षयन को, अपक्षलन को, है ना। तो निचले इलाकों में ये जो कंकड़ पत्थर है ना, छोटे छोटे, वो इकट्ठा होते जाते हैं, और कई वर्षों के बाद वो काफी मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हें भी वो चट्टानों का रूप एक तरह से हो जाती हैं, तो उन्हें अवसादी चट्टान, क्योंकि अवसादों बनी होती हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर जमा किया जाता है अवसाद, तो उनमें परतों का निर्माण होता है, और जब परतों का निर्माण होगा तो उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। इसके अलावा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने हैं, वो या तो इग्नियस रॉक्स, जो आग्नेय शैले हैं, जो अवसादी चट्टाने हैं, इन पर जब तापमान पड़ेगा, ताप या रूपांतरित होकर दूसरे चट्टानों में बदल जाती हैं। उन्हें ऐसी जो चट्टानें होती हैं उन्हें कि इग्नियस रॉक्स क्या चट्टानें होती हैं जो इग्नियस रॉक्स जो है या आग्नेय चट्टान जो है मुख्य क्रिया के द्वारा ही बनती हैं। ठीक है, तो जाएगा दूसरा, वो स्टेटमेंट देगा कि निम्नलिखित, मतलब कि या ऐसे दे दे कि ए चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान है, और ये जब रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है तो बीच नहीं, क्या होता है कि जब ताप और दाब पड़ेगा आग्नेय चट्टानों पर, तो खड़िया करके, तो जैसे हो जाएगा खड़िया, मान लीजिए खड़िया, है ना, या जो घरों में मार्बल्स पत्थर लगाए जाते हैं,
समझ में? चट्टानें भी तीन प्रकार की होती हैं चट्टानें। पहला आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी या परतदार शैल, है ना, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित शैलें। ठीक है, शैल। जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय शैल है, इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, प्राथमिक शैल कहेंगे। ये मौलिक शैल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो सबसे पहली चट्टान बनी या पाई गई वो आग्नेय चट्टान थी। ये रवेदार होते हैं, रवेदार होंगे, छिद्र रहित होंगे या हीन होंगे, बताइए। इसमें छिद्र पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। छिद्र युक्त, छिद्रहीन कहे जाएंगे। ठीक है, छिद्रयुक्त नहीं होंगे ये। आ रही है? ओके, ठीक है।
ठीक है। और ये जो है, चूंकि ये रवेदार होती हैं और ये छिद्रहीन होती हैं, रंध्रहीन होती हैं, रंध्रहीन होंगे, इसलिए इनका जो अपर्दन है ना, जो अपर्दन है वो बहुत ही धीमी गति से होगा, धीमी गति से होगा। वैसे तो इसमें अपर्दन नहीं होता बल्कि अपक्षयन होता है। अपक्षयन कैसे? मान लीजिए जब किसी चट्टान पर तापमान ज्यादा पड़ता है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसमें फैलाव होता है, और फिर जब तापमान साधारण होता है, सामान्य होगा, तो फिर उनके बीच में सिकुड़न होगी। तो इसके कारण जो चट्टानों का टूटना फूटना है वो अपक्षयन कहलाएगा, है ना। तो इनमें अपक्षयन मतलब यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम या रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही इसमें टूटना फूटना होता है, इसका अपक्षयन होता है। ये अपर्दन तो इसमें बहुत धीमी गति से होगा, ठीक है, अपर्दन बहुत धीमी गति से होगा। तो ये रहे, ये आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। आग्नेय चट्टानें दो तरह से बनती हैं। पहली, जब लावा मतलब भूकंपीय क्रिया हो रही है, और भूकंपीय क्रिया होने के बाद मान लीजिए वो लावा जो है, मैग्मा, वो धरातल के ऊपर आता है, और ऊपर पहुंचने के बाद ही बात ठंडा होगा, तो उससे दूसरी प्रकार की चट्टान बनेगी, है ना। और जब लावा पृथ्वी के नीचे ही ठंडा होगा, मैग्मा के रूप में ठंडा होगा, तो उससे दूसरे प्रकार की चट्टान बनेगी। तो जो ऊपर ठंडा होता है उससे बेसाल्ट बनता है, रायोलाइट जैसी चट्टान बनती है। जबकि जब लावा या मतलब मैग्मा के रूप में ठंडा होगा तो वहां पर ग्रेनाइट जैसी चट्टान बनेगी। ग्रेनाइट काफी कोमल चट्टान होती है ना, कोमल चट्टान होगी। पेंसिल देखा होगा, पेंसिल में जो पत्थर यूज होता है हल्का बहुत, काफी सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी के अंदर ठंडे होते हैं लावा मैग्मा, उनसे ग्रेनाइट जैसी या गैब्रो जैसी चट्टान बनती है, ठीक है। डोलेमाइट भी चट्टान है जो इससे बनती है। तो दो तरह की होती हैं आग्नेय चट्टानें, एक है कह सकते हैं कि धरातल पर ठंडे होने वाले, होने वाली चट्टान, और दूसरा धरातल के नीचे, धरातल के नीचे। जब धरातल के ऊपर चट्टानें ठंडी होंगी तो काफी तीव्र गति से होंगी, है ना, और जब धरातल के नीचे चट्टानें ठंडी होंगी तो काफी धीमी गति से होंगी। जब ऊपर ठंडी होंगी तो उनके कण भी बड़े होंगे, ठीक है, कण जो होते हैं उसमें वो बड़े बड़े होते हैं। बल्कि जो नीचे ठंडा होता है लावा मैग्मा के रूप में, वो उसके जो कण होंगे वो छोटे होंगे। कुछ फैक्ट्स हैं बहुत, इसके बारे में आप तब जानेंगे जब आप जियोलॉजी ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिंबॉलिकली जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हम उतना पढ़ के निकाल रहे हैं। अब छोटे कण क्यों होते हैं, बड़े कण क्यों होते हैं, है ना, इतना कुछ जानने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ से प्रश्न आता है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये रही आग्नेय चट्टानें। अच्छा, इसमें एक बात और है कि मुख्य विशेषता है, मतलब यहाँ पर जो चट्टानें हैं या फिर जो खनिज हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, इस तरह के जो खनिज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसी चट्टानें मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये कुछ मुख्य विशेषता रही है इसकी। तो हम लोग आग्नेय चट्टानें लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्लास, अगली क्लास में आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो लिखिएगा चट्टानें, चट्टानें। पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट ठोस अवस्था में है, और यह मुख्यतः 8 तत्वों से मिलकर बनी है, मुख्यतः 8 तत्वों से मिलकर बनी है।
ऑक्सीजन, सिलिका, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, आयरन, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऊपर के दो प्रमुख तत्वों का भार 75% है, 75% है। और ये दो प्रमुख तत्व पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए अनिवार्य हैं, जीवन के विकास के लिए अनिवार्य हैं। अनिवार्य हैं। हेडिंग डालिएगा खनिज। खनिज, खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं और इनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ये प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये कार्बनिक अथवा कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। इनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, संरचना होती है। इनका समरूप आणविक, इनकी समरूप आणविक संरचना भी होती है। ये सामान्यतः दानेदार होती हैं। बर्फ एक प्राकृतिक एवं वास्तविक खनिज है, जबकि पेट्रोलियम नहीं, जबकि पेट्रोलियम नहीं। चट्टानों को निर्माण पद्धति के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स, अवसादी ऑब्लिक परतदार चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये देखिएगा इग्नियस रॉक्स इस तरह है ना। ये इनमें देखिए ना तो परत पाए जाएंगे, ये कट फट सकते हैं, कटेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, लेकिन इनमें परतें नहीं पाई जाएंगी। इसमें देखिए रंध्र मतलब छिद्र नहीं पाया जाएगा, होल्स नहीं पाए जाएंगे। इसकी वजह से पानी वगैरह इसके अंदर जान पाना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मजबूत होती है, बहुत कठोर। और यहाँ पर देखिए
परतदार चट्टाने हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, और हो सकता है कि इसके ऊपर बारी बारी से कुछ चीजें कंपोजिट की वो निक्षेपित की गई हो, डिपॉजिट की गई हो। और यहाँ पर देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें ताप दाब और जो बाहरी क्रियाएं हैं ना, उनसे जो चट्टाने हैं उनमें परिवर्तन आया है, और इसके बाद इन चट्टानों का रूप बदल गया है। ठीक है, देखिएगा Underneath the Earth's surface. This forms intrusive igneous rock, like granite. Other times, lava cools when it comes to the surface in a volcanic eruption. This forms extrusive igneous rock. ठीक है, ये बाहरी है और वो आंतरिक है, are tough, बहुत कठोर होती हैं, and pumice. Igneous rocks make up about 95% of the Earth's crust. ठीक है, इसने अभी क्या बताया कि जो क्रस्ट है उसका लगभग 95% जो भाग है, वो जो भी चट्टाने हैं क्रस्ट पर, उसका 95% भाग जो है वो यही है, क्या इग्नियस रॉक्स हैं। The next type of rock is sedimentary rock. सेडिमेंट्री रॉक्स, Sediment is small particles of sand. देखिए ऐसे पार्टिकल्स हैं, इनके इकट्ठा होने से ही बनेगा। That settle to the bottom of water or land areas, often lakes or oceans. देखिए नदियां हैं। Sedimentary rocks are formed when sediment accumulates over time in deposits that form layers. These layers become squeezed and compressed over time until they consolidate. धीरे धीरे करके Sedimentary rocks are the types of rocks in which fossils may be found. इसमें जीवाश्म पाए The process जाएंगे। of forming sedimentary rocks can preserve plant and animal remains that are deposited into the sediment layers. Some examples of sedimentary rock are limestone, shale, and sandstone. The third type of rock is metamorphic rock. The word metamorph means to change form, and metamorphic rock is rock that has been changed by extreme heat and pressure. Sedimentary rock, igneous rock, or even other metamorphic rocks can be changed by heat and pressure into new kinds of rock. Metamorphic rocks can be formed by being deep under the earth where pressure and temperatures are high, or when rock near the surface is heated up by the movement of tectonic plates or magma. Different types of rocks become different types of metamorphic rock when exposed to heat and pressure. For example, shale becomes slate, sandstone becomes quartzite, and limestone becomes marble. For Alfred Wegener, it's in very ठीक है, तो यहाँ तक जो है, अब हम लोग कल जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसका एक वीडियो देख लेते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की क्लास है उससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो हम लोग कल उस पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है कि जो आज के महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वो पहले किसी और जगह पर स्थित थे, और कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुआ है, महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, और आज जहां पर महाद्वीप स्थित हैं ये पूर्वोत्त नहीं थे, पहले कहीं और थे, अब वो खिसक करके कहीं और आ गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, है ना, इसके पीछे क्या कारण है। तो अल्फ्रेड वेगनर जो एक जलवायु वेत्ता थे, है ना, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लाइमेट का अध्ययन करते करते इस थ्योरी को उन्होंने बताया। वो जो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे उन्होंने उसको कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उन्होंने, देखिए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, देखिए। According to Wegener,
अब यहाँ पर देखिएगा, इंडिया यहाँ पर है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। पहले ऐसा ही था, पूरा का पूरा एक साथ मिले हुए थे, और इसके बाद धीरे धीरे करके एक टाइम आया कि ये अलग हो गए। ठीक है, इसे पैंजिया बोलते थे, और ये चारों तरफ एक ही महासागर था जिसे पैंथालौसा बोलते थे। यूरेशिया वाले पार्ट में अभी ये इंडिया मूव करके इधर आ जाएगा, इक्वेटर के ऊपर। ये देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वेटर से। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया ल्यूरेशिया कहा गया। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड कहा गया था। देखिए, ये देखिए, So this was Alfred Wegener's theory on continental drift. अब देखिएगा इंडिया कैसे मूव किया है। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन गिरी गोसाई और आज हम बात चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालौसा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक आल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। आल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खंड का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स है। जबकि गोंडवाना लैंड में से हाँ, वहाँ पर भ्रंश है, बीच में टूटा हुआ है और वो धीरे धीरे अलग हो रहा है। बने। हमारा देश भारत भले आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स देखिए, भारत जो है साउथ पोल पर था, और आज देखिए अलग होकर यूरेशिया में टकराया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। वो आज के लद्दाख हिस्से ये देखिए, ये ऐसे टकराता है और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख हिस्से में टकराव और हिमालय की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है, और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक सहयोग भी हो सकता है, लेकिन आल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया, तो ये मालूम हुआ कि विभिन्न अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही आल्फ्रेड ने अपनी इस थियरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है और लावा या मैग्मा। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास आज की इस बात से खत्म करता हूं कि जो भारत का नॉर्थन हिस्सा है ना, उत्तरी क्षेत्र है, वो विश्व का सबसे खतरनाक जगह है, विश्व की सबसे खतरनाक जगह है। उत्तरी क्षेत्र जो है, नहीं,
नेपाल नहीं, उत्तर भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, मतलब उत्तर, खास तौर पे उत्तर का जो मैदान है ना, वो विश्व का सबसे खतरनाक जगह है। विश्व की हाँ, हम लोग हैं। जो ये उत्तर का मैदान है विश्व का सबसे खतरनाक जगह है। ऐसा इसलिए, हाँ, हाई सिस्मिक जोन्स हैं, साथ ही इसके नीचे ज्वालामुखीय क्रिया हो रही है। और चूंकि इसकी मोटाई ज्यादा है इस परत की, यहाँ पर ज्यादा होने के कारण ज्वालामुखीय क्रिया नीचे ही लावा ठंडा हो जा रहा है, ऊपर तक नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भूकंपीय क्रिया भी हो रही है। भूकंप के झटके भी इसी क्षेत्र में इसीलिए आते हैं क्योंकि नीचे ज्वालामुखीय क्रिया हो रही है। और जिस दिन ये परत कमजोर हुई उस दिन यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। कल जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।